लोग आजकल जो सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ बातें पढ़े थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। आप लोग भी जानते होंगे। और ये करीब 1674 में एक वैज्ञानिक हुए, एंटोन वॉन लेनहॉफ। ये एक कपड़े के व्यापारी थे और इनका सक्सेस का मंत्र यही रहा कि उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था और जितने सूक्ष्म जीव हैं वो उनका जो दुनिया है जानने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ऐसे तो दिखाई दे देते, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट डेवलप होते गए, जैसे जैसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके बाद एक और आ गया फेज कंट्रास्ट। तो जैसे जैसे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, उस हिसाब से सूक्ष्म जीवों की दुनिया भी बढ़ती गई। तो लेकिन ये बहुत पहले 16 कोशिका की खोज हुई थी 1665 में। तो और ये 74 है। बैक्टीरियोलॉजी या सूक्ष्म जीवों के ये कहे जाते हैं जनक, और ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से किसी चीज़ को शुरुआत करने के लिए, सूक्ष्म जीवों की शुरुआत करने का श्रेय एंटोन वॉन लेनहॉफ हो जाता है। और बहुत तरह के सूक्ष्म जीवों को ये खोज किए। सूक्ष्म कोशिकाओं का, उसमें सबसे पहले जो बैक्टीरिया खोजे वो रेन वाटर में। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में। रेन वाटर को वो ऑब्जर्व कर रहे थे और उसी क्रम में देखे कि रेन वाटर में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। अब रेन वाटर एक्चुअली होता है प्योर, लेकिन वो रेन वाटर कहीं गिरा होगा किसी छत पे या जैसे भी, और उसी क्रम में उसमें बैक्टीरिया मिक्स हुए हों। तो उसको ऑब्जर्वेशन में देखे तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव थे और उनका नाम कुछ दूसरा दिए। पहले बैक्टीरिया नाम नहीं था, उनका नाम था एनिमलक्यूल्स। ये नाम इन्होंने दिया जो भी सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। बैक्टीरिया नाम एहरनबर्ग ने दिया। एहरनबर्ग का नाम बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बहुत पहले की बात है। और उसी क्रम में ये कुछ वैज्ञानिक पहले बैक्टीरिया को या तो दो ही ग्रुप था, या तो पौधों का या फिर जंतुओं का, दो ही ग्रुप था ना। तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो गया कि जो सूक्ष्म जीव डिस्कवर हो रहे हैं उसको पौधों में रखा जाए कि जंतुओं में। तो कभी कभी उसको जंतुओं में रखते थे, कभी पौधों में, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की जो विशेषता है वो दोनों ग्रुप से मिलती है। तो फिर बाद में इसको एक वैज्ञानिक और टेक्सोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने अलग ग्रुप बनाया, प्रोटिस्टा में रखे, और प्रोटिस्टा को फिर बाद में बांटा गया। ये एक डिवीजन का एक तरीका है। हम लोग बैक्टीरिया के सेल के बारे में कुछ जानते हैं कि बैक्टीरिया
कि सेल कैसे नॉर्मल सेल से डिफरेंस है, कैसे हम लोगों की जो सेल है और जो बैक्टीरिया की सेल है उसमें बहुत आधारभूत अंतर है, और वही अंतर बैक्टीरिया को एक सूक्ष्म जीव और एक विशेषता वाला जीव बनाता है। तो ये जीवाणु कोशिका अब जीवाणु कोशिका, आप कोशिका जानते ही हैं कि कोशिका सभी जीवों के पास है और उसकी संरचनात्मक इकाई है। अगर कोशिका को देखेंगे तो कोशिका के संरचना के आधार पे पूरी कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहले भी बताए हैं, एक है पूरी कोशिका को, एक है यूकैरियोटिक और दूसरी है प्रोकैरियोटिक। पूरी अर्थ में जितनी सेल पाई जाती है उस पूरे सेल को दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब कोई भी सेल या तो वो प्रोकैरियोटिक होगी या तो यूकैरियोटिक, तो इसी दोनों में से होगी। अब थोड़ा सा और जान लेंगे तो अब इसमें कुछ बहुत ही मतलब जो आप कह सकते हैं कि रिमार्केबल, पहचानने योग्य अंतर है इस सेल में और इस सेल में। तो जितनी भी बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया या विषाणु जीवाणु। और एक और इसमें ग्रुप शामिल है साइनोबैक्टीरिया। तो इस सेल के बारे में हमको जानना है। यूकैरियोटिक तो सबके पास सेल है, और प्रोकैरियोटिक किसमें पाई जाती है? बैक्टीरिया में, और साइनोबैक्टीरिया इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। जो कि बहुत समय तक ये एल्गी में घूम रहा था, इसका नाम रख दिए ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया वाले आए तो कहे कि नहीं ये बैक्टीरिया रहेगा, इसका नाम बैक्टीरिया रखो, बैक्टीरिया रखो। यही दो ऐसा ग्रुप है जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल जो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, आप यूकैरियोटिक कोशिका को देखे ही हैं या जानते भी हैं कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है। कंपोनेंट उसके बताए हैं कि एक न्यूक्लियस है, एक साइटोप्लाज्म है और एक सेल मेम्ब्रेन है। यही तीन मेन कंपोनेंट है ना। लेकिन किसमें न्यूक्लियस है किसमें नहीं है उसके आधार पे ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बांटा गया है। लेकिन उस न्यूक्लियस के अलावा भी और भी बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को अलग करती है न्यूक्लियस के अलावा। पहला तो है कि जीवाणु कोशिका में, मान लो ये जीवाणु कोशिका है, ये हमेशा एक कोशिकी ही होते हैं जीवाणु कोशिका, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये पूरी सेल न्यूक्लियस की तरह बिहेव करती है। और जो न्यूक्लियस के मटेरियल है, न्यूक्लियस में आप जानते ही हैं कि न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करती है तो वो जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, जो सारे मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है। ऐसा है ना। तो अब ये पूरा, अब इसमें न्यूक्लियस बना देंगे तब तो गलत हो जाएगा। क्रोमोसोम ऐसे रहता है जब ये सेल डिवाइड करती है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है, उसको एक सेल से दूसरे सेल में जाना ही है। और सारे जितने सेल ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल मतलब अंगक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है, ये सब, अब पौधों में प्लास्टिक, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, ये सब पाए ही नहीं जाते। आप लिख देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे पाया ही नहीं जाता। आप लिख देंगे गोल्गी बॉडी, वो पाया ही नहीं जाता। तो ये
एक बेसिक अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। एक तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस बाउंड्री नहीं पाई जाती, और कोशिकांग नहीं पाई जाती। जो यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत अच्छी तरह पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक अच्छा कोशिकांग है जो आपको एनर्जी को कन्वर्ट करने में सहायता करता है। अब देखिए इसमें इस तरह जो बने हुए हैं, ये है राइबोसोम। अगर सबसे ज्यादा प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई पाया जाता है तो वो क्या है? राइबोसोम। क्योंकि इसको प्रोटीन अपना बनाना है। आप जानते हैं कि कुछ ऐसी बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला देते हैं। उनके पास स्पेशल नाइट्रोजिनेस एंजाइम है, उसकी वजह से वो मिला देते हैं। एंजाइम प्रोटीनियस नेचर होते हैं, तो एंजाइम वो बनेगा नहीं तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला नहीं सकते। इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो मिल रहा है कभी। और जब मिल जाते तो हमको प्रोटीन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहने की क्या जरूरत है? जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं वैसे नाइट्रोजन भी ले रहे हैं कि नहीं हवा के साथ। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नहीं मिल रही है। हम लोग को प्रोटीन पौधों से या फिर दूसरे जंतुओं से लेना पड़ता है। ऑक्सीजन तो हम एयर से ले लिए। तो ये बैक्टीरिया की विशेषता है कि हम लोग नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला देने के बाद नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनता है जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन टोटली डिपेंड है 90%, जो उसकी साइकिल है वो 90% चलती है बैक्टीरिया के नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाने से। एक तो ये हो गया, इसमें राइबोसोम है, और दूसरी इसकी विशेषता है कि बैक्टीरिया कोशिका के चारों एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये कोशिका भित्ति जो कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है उससे इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है कि पौधों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो बनी होती है सेलुलोज। आप जानते हैं ना, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है, ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। अब देखो पेप्टिडो क्या है कि जहां पे पेप्टाइड लिखा है ना, कहीं पे भी पेप्टाइड इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें क्या है? प्रोटीन है। एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जो कार्बोक्सिलिक और एमीन ग्रुप दोनों मिलते हैं, वो केवल प्रोटीन में ही पाया जाता है और कहीं पे नहीं। पूरे लिविंग वर्ल्ड में और लिविंग सबस्टांस है, कहीं पे भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पाया जाता। केवल कार्बोक्सिलिक और एमीन ग्रुप का जो जोड़ है वो प्रोटीन में होता है, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड जहाँ पे लिखा हो मतलब प्रोटीन वहाँ पे है। और ग्लाइकोजन आप जानते हैं, ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे सेलुलोज जो पौधों में है वो कार्बोहाइड्रेट ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया बहुत सिंपल है, लेकिन उसका जो संरचना है और फंक्शन है वो बहुत क्या है? जटिल है। बहुत सिंपल तो आपको दिखेगा कि बहुत आराम से कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आपके चले गया फेफड़ा में तो फिर वो नानी याद दिला देता है कि नहीं। और फिर कहीं लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया टाइफाइड, वही बैक्टीरिया है, साल्मोनेला। अगर वहाँ पहुंच गया तो फिर आपका हालत खराब करता है कि नहीं, टाइफाइड का बुखार। लेकिन इसका जो
सेलुलर स्ट्रक्चर है, संरचनात्मक विशेषता है, वो वेरी सिंपल है, लेकिन वो जटिल कैसे हो जाता है? जटिल इसलिए हो जाता है कि पौधों में यहाँ सेलुलोज का बना हुआ है। सिंपल होगा, सेलुलोज को डैमेज करना या फिर उसको मेडिसिन से अलग करना आसान है, लेकिन जब दो चीज़ें मिल गई है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी ना। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल गए और दोनों मिल के एक स्पेशल सबस्टांस बना रहे हैं जो बैक्टीरिया के चारों ओर व्यवस्थित है, व्यवस्था किया हुआ है, और वो उसके चारों ओर एक सेल वॉल बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल। तो कभी कभी बैक्टीरिया को पौधों में भी रखा गया है इसी सेल वॉल के आधार पे, क्योंकि पौधों में सेल वॉल पाई जाती है, तो सेल वॉल पाई जाती है तो इसको कहा गया कि इसको पौधों में रखें। क्योंकि पहले जो डिवीज़न था, अब तो जो 5 किंगडम बन गया है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग बन गया है, लेकिन पहले बैक्टीरिया को रखा गया था पौधों में। ये हो गया कि इसकी जो उस सेल मेम्ब्रेन के बाद भी एक एडिशनल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एडिशनल वॉल पाई जाती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं, बैक्टीरियल सेल। और राइबोसोम अभी इसका राइबोसोम जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है उससे इसका थोड़ा सा अंतर रहता है। ये मतलब छोटा रहता है और उसके जो मापन के तरीके हैं उस तरीक़ों से ये दर्शाता है कि ये राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल से भिन्न है। सेडिमेंटेशन एक तरीका है राइबोसोम के आकार को मापने का, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। उसके आधार पे अगर राइबोसोम को मेजर करते हैं तो जो मेन है यूकैरियोटिक का और उससे दोनों में अंतर आ जाता है। लेकिन राइबोसोम बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं और दूसरे जो सेल के कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो पाए जाते हैं आप बैक्टीरियल सेल का फोटो ऐसे बना सकते हैं। तो अब इस साल तो आ गया तो अगले साल आने की संभावना कम ही है। अब हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया का पोषण क्या है। पोषण भी एक सारे जीवों की विशेषता है और उसके आधार पे जीवों को डिवाइड किया गया है। एक तो डिवीजन का भी कुछ आधार होना चाहिए ना कि जीवों को कैसे किस आधार पे आप डिवाइड किए। तो उसमें पहला आधार है सेल संरचना, कोशिकीय संरचना। वो यूकैरियोटिक है कि वो प्रोकैरियोटिक है। दूसरा आधार है कि पोषण, वो ऑटोट्रॉप्स है कि हेटेरोट्रॉप्स है, स्वपोषी है कि परपोषी है। अब बैक्टीरिया ऐसा एक जीव है जो सभी तरह के पोषण को अधिक या कम रूप में परफॉर्म करता है। अधिक कुछ पोषण ऐसे हैं जिसको वो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया उसको फॉलो करते हैं। कुछ पोषण ऐसे हैं जो बहुत कम बैक्टीरिया, क्योंकि आप जानते ही हैं और पिछले क्लास में बताया भी गया कि बैक्टीरिया कहाँ है, बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? एवरीवेयर। तो पृथ्वी की एवरीवेयर जब पाया जाता है तो अगर वो पोषण से विशेषकृत नहीं रहेगा तो मर जाएगा, मर जाएगा नहीं। तो उसको जो पोषण के और तरीके हैं सब फॉलो करता है, लेकिन जो प्रमुख तरीका है क्या है? परपोषी। प्रमुख तरीका है परपोषी। और उसमें भी प्रमुख क्या है? परजीवी। अब स्वपोषी परपोषी आप जानते ही हैं, तो परजीवी भी है। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या है? दूसरे जीव पे पैरासाइट, दूसरे जीव पे अपना भोजन बनाया है और वहीं से अपना गायब कर दिया, उसको पता ही नहीं चला, उस आदमी को पता ही नहीं चला और भोजन गायब। आप जानते हैं बहुत सारे डिजीज प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे हैं कि नहीं? पौधों पे भी बहुत सारे हैं।
आप सुने होंगे क्लास 8 में ही पढ़ाया जाता है सिट्रस कैंकर। हाँ नींबू में सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल एक बहुत फेमस डिजीज है। तो ये इस तरह के, अब वो पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब वही होता है कि दूसरे जीव से भोजन उसके न चाहते हुए भी उससे ले लेना। वो नहीं चाह रहा है कि हमारा भोजन कोई दूसरा ले, लेकिन क्या करें, अब टाइफाइड का बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर गया, अपना डॉक्टर को इंजेक्शन लगवा रही, किसी तरह वहाँ से निकलता भी नहीं, बहुत डेंजरस है, क्योंकि वहाँ ब्लड की सप्लाई कम रहती है, दवाई आपकी पहुँचेगी नहीं जल्दी, क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन इतना है बीच में पड़ा हुआ है, बीच में कभी वो साइड में गया तब दवा, लार्ज इंटेस्टाइन दवा कोई खाएंगे तो पहले पेट में जाएगा, वहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में तो चला नहीं जाएगा, वहाँ जाने पता लगा दवा चली गई शरीर, और जब ब्लड गया वहाँ पे पहुँचाने के लिए, तो वो जिसको एक बार टाइफाइड हो गया तो वो क्या किया कि 2-4 लोगों को अपना उसको गिफ्ट के रूप में दे दिया, गिफ्टेड। कहीं गए पार्टी में ना, पानी वानी पिए, लो तुम भी पी लो पानी पियो, और उसी में 2-4 लोगों को गिफ्ट दे के अपना बर्थडे बॉय को भी दे दिए गिफ्ट, और उसके बाद कहे कि नमस्कार अब चला जाए। तो ऐसे ऐसे है बैक्टीरिया, परजीवी, बहुत सारे परजीवी हैं, लेकिन इसके अलावा परजीवी के अलावा और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एडॉप्ट करते हैं वो है, वो भी है कुछ बहुत, लेकिन उसकी जो संख्या है वो कम है। ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या है, परजीवी। अब जो दूसरे हैं, जैसे आप सुने होंगे सहजीवी, जो दूसरे के साथ आपस में मिलजुल के गाना गा रहे हैं कि हमारा प्रपत्र जमा कर देना, हम अभी जाएंगे, हमारा प्रपत्र लेते आना, ये आपस में मिलजुल के जो काम होता है, कुछ और भी किए दूसरे को हमारा दे देना, नहीं तो हम बता देंगे, उसमें रहो। सहजीवन का बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारे उदाहरण हैं। एक तो सबसे फेमस उदाहरण है जो हर जगह रहता है, हर जगह प्रेजेंट रहेगा, इसका नाम है राइजोबियम और वो जो दलहनी फसल है। इन दोनों के बीच अपना गठबंधन बनाए हुए हैं, गठबंधन बना के अपना काम कर रहे हैं कि इस बार कब्जा कर लेना है पूरे फील्ड पे। एक और इससे भी फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस पूरे वर्ल्ड में, और वो लगाया है, अपना प्लेन भी खरीदा है, पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता है, इससे भी ज़्यादा फेमस। बताओ कौन है ये इससे ज़्यादा फेमस है, किसका, सहजीवी का। सहजीवी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर कहीं पे आता है वो है लाइकेन। ये अगर आप लाइकेन को नहीं जानते हैं, आप इसके इम्पोर्टेंस से आप समझ सकते हैं कि लाइकेन, हम एक इंटरव्यू दें तो वहाँ पूछ दिया, समझ जाओ कितना जरूरी है इसको जानना। तो लाइकेन में भी 2 जीव मिले हुए हैं, एक है शैवाल और एक है, लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, ये इसमें आएंगे। पॉपुलरिटी पे हम बता दिए कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अगर सहजीवी पढ़ते हैं, समझ रहे हो। लेकिन बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो सहजीवन का मोड एडॉप्टेड है, सहजीवन के क्रम में अपना भोजन बनाते हैं, कोई बर्तन मांजेगा, कोई सब्जी काटेगा, दोनों आपस में इस तरह के बनाए हुए हैं। तो इस तरह का जो बैक्टीरिया है, आप लोगों के इंटेस्टाइन में भी एक बैक्टीरिया है जो नाम है उसका
कोली, बहुत आसान। और हम इंटेस्टाइन में जो रहता है उसको दिए हुए हैं घर, तुम यहीं रहो, क्योंकि हमारे पास बड़ा 1.5 मीटर का इंटेस्टाइन है और उसका डायमीटर ही बड़ा है। 1.5 मीटर इतना होता है ना जी, समझ जाओ, ज़्यादा बड़ा घर है। और बैग तक उसी में रहो तुम। और वो विटामिन के बना के देता है, क्योंकि विटामिन के इतना आसान नहीं है आपको फूड सोर्स से लेना। खा रहे कुछ पकौड़ा खा लिए, तो कहाँ विटामिन मिला? कुछ फल खाए नहीं, तो उसकी वजह से अरेंजमेंट किया गया है। और ये इसमें से चिड़िया को लिया ह्यूमन जगह दिया। तो ये सहजीवन कुछ एक्सेप्शन इस तरह से में आ जाते हैं। परजीवी ज़्यादा है, सहजीवी कम है। और तीसरा है बहुत कम बैक्टीरिया। क्या है? स्वपोषी है। अब स्वपोषी इसलिए है कि इसमें स्वपोषण के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? क्लोरोफिल। उससे ज़्यादा जरूर कुछ नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम भी लेते हैं, हमारे पास भी अवेलेबल है, पानी भी है हम लोगों के पास, नहर आ रही है, कौन? शारदा नहर। और सनलाइट भी है, लेकिन हम नहीं खाना बना सकते, इधर उधर घूमते रहते हैं, खाना की दुकान खोलते हैं। क्लोरोफिल ही एक ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ है जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये क्लोरोफिल कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो नीले हरे शैवाल हैं, नीले हरे शैवाल, ये इसी स्वपोषी के लिए ही जाने जाते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनमें क्या पाया है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसीलिए इसको शैवाल कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया तो है, लेकिन एक जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेन जो पौधों में क्लोरोप्लास्ट बनता है उससे उसका अंतर। और सेल भी दूसरे टाइप की होती है, और ये ऐसे जाते हैं, मतलब चेन में पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया, एक से एक जुड़े हुए अपना चेन बनाए हुए। आप कभी देखे हैं? तो धान तो इस समय चल रहा है ना, धान के खेत देखे होंगे, तो ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें पूरा जो फर्श है वो ग्रीन हो जाता है ना, पता है नहीं? वो कुछ नहीं है, वो साइनोबैक्टीरिया ही जो नाइट्रोजन को वो उसमें बदल रहा है। वो इस काम के लिए भी स्पेशलाइज है कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला देते हैं साइनोबैक्टीरिया। उसमें एक स्पेशल टाइप का हेट्रोसिस्ट कहते हैं जो विशेषकृत है, उसमें पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में ही, और वो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाने का काम करता है। तो ये हो गया नीले हरे शैवाल। अब देखो क्या बचा है। अब आज के लिए इतना ही रहेगा, है कि नहीं?